सोचिए, किसी देश की सबसे बड़ी मिलिट्री डिफीट के पीछे का कारण क्या हो सकता है। और क्या हो अगर उस देश की अपनी ही ऑफिशियल जांच ये कहे कि हार की वजह जंग नहीं बल्कि शराब, औरतें और भ्रष्टाचार था। ये कहानी है कि कैसे एक सेना जंग के मैदान में हारने से बहुत पहले अपने ही बंद कमरों में हार चुकी थी। ये देखिए, ये कोई छोटी मोटी हार नहीं थी। ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद किसी भी सेना का सबसे बड़ा सरेंडर था। 93,000 सैनिक जिन्होंने अपने हथियार डाल दिए थे। ये आंकड़ा अपने आप में इस कहानी की गंभीरता को बता देता है। और यहीं से हमारा असली सवाल शुरू होता है। ये सिर्फ एक फौजी हार नहीं थी, ये एक देश का टूटना था, और वो भी सिर्फ 13 दिनों के अंदर। आखिर कैसे कोई देश इतनी जल्दी, इतनी बुरी तरह से बिखर सकता है? तो चलिए कहानी शुरू करते हैं 16 दिसंबर 1971 से। जगह थी ढाका का रेस कोर्स मैदान। ये वो दिन था और वो जगह थी जहां पाकिस्तान के इतिहास का सबसे शर्मनाक पन्ना लिखा जाने वाला था। अब जरा इस तस्वीर के दो हिस्सों को देखिए। एक तरफ ढाका में एक जनरल अपना देश हार रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे, और दूसरी तरफ हजारों मील दूर रावलपिंडी में देश का कमांडर इन चीफ कथित तौर पर पार्टी के बाद अपना हैंगओवर उतार रहा था। ये सिर्फ लापरवाही नहीं थी, ये हकीकत से पूरी तरह मुंह फेर लेना था। अब जाहिर है, इतनी बड़ी तबाही के बाद सदमे में डूबे पाकिस्तान ने जवाब मांगे और सरकार ने जवाब देने का वादा भी किया। इस हार की सच्चाई का पता लगाने के लिए एक कमीशन बनाया गया। इस कमीशन को हमदुर रहमान कमीशन के नाम से जाना गया। इसका काम बिल्कुल सीधा था, ये पता लगाना कि पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान क्यों हारा, इसके लिए जिम्मेदार कौन था और आगे क्या एक्शन लिया जाना चाहिए। और जब कमीशन की रिपोर्ट सामने आई तो जो सच निकला वो किसी फौजी रिपोर्ट से ज्यादा एक सनसनीखेज कहानी जैसा था। रिपोर्ट की ये लाइन देखिए, इसमें साफ साफ कहा गया कि सेना के टॉप ऑफिसर्स भ्रष्टाचार और अय्याशी में डूबे हुए थे। मतलब जंग तो मैदान में बाद में हारी गई, पहले तो वो नैतिक तौर पर हार चुकी थी। तो सवाल ये है कि ये गिरावट, ये सड़न शुरू कहां से हुई? जवाब था बिल्कुल टॉप से। चलिए देखते हैं कि कैसे खुद प्रेसिडेंट और आर्मी चीफ जनरल याहिया खान ने इस कल्चर की नींव रखी। जरा सोच कर देखिए इस मंजर को। एक तरफ देश जल रहा है, सैनिक मर रहे हैं, और दूसरी तरफ राजधानी में कमांडर इन चीफ के घर पर पार्टियां हो रही हैं। गवाहों ने बाद में बताया कि जब ढाका से हार की खबरें आ रही थीं, तब भी शराब के दौर चल रहे थे। ये लीडरशिप का पूरी तरह से फेल हो जाना था। और इस पूरे माहौल के केंद्र में थी दो महिलाएं जो उस दौर के पतन का प्रतीक बन गईं। एक तरफ थी जनरल रानी अकलीम अख्तर, जो कथित तौर पर सत्ता की दलाल थीं, जिनके जरिए काम होते थे, और दूसरी तरफ थी नूरजहां, देश की सबसे मशहूर गायिका, जिनकी मौजूदगी उस विलासिता और लापरवाही का प्रतीक थी। ये दिखाता है कि कैसे पर्सनल रिश्ते और करप्शन सत्ता के सबसे ऊंचे गलियारों को खोखला कर सकते हैं। चलिए अब रावलपिंडी की पार्टियों से निकलकर ईस्ट पाकिस्तान के जंग के मैदान में चलते हैं और देखते हैं कि ये सड़न नीचे तक कैसे पहुंची। अगर याहिया खान टॉप पर नैतिक पतन का प्रतीक थे, तो लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी जमीन पर उसके भयानक नतीजों का चेहरा थे। जनरल नियाजी ये वो शख्स थे जिन्होंने सरेंडर के कागज पर दस्तखत किए थे। जब कमीशन ने उनके बर्ताव की जांच की तो जो कुछ सामने आया वो सेना के किसी भी ऑफिसर के लिए बहुत ही अपमानजनक था। कमीशन ने नियाजी पर सिर्फ जंग हारने का इल्जाम नहीं लगाया, आरोप कहीं ज्यादा संगीन थे। निजी स्तर पर यौन अनैतिकता के, एक वैश्यालय की मालकिन से रिश्वत लेने के, और तो और उन पर फौजी संसाधनों का इस्तेमाल करके पान जैसी चीजों की तस्करी करने का भी आरोप था। ये एक ऐसे कमांडर की तस्वीर थी जो जंग जीतने से ज्यादा अपने निजी मुनाफे में दिलचस्पी रखता था। और ये बयान शायद पूरी रिपोर्ट का सबसे खौफनाक हिस्सा है। ये सीधे सीधे दिखाता है कि कैसे कमांडर के कामों ने पूरी सेना के नैतिक ढांचे को ही तोड़कर रख दिया था। भाई, जब लीडर ही नैतिक तौर पर दिवालिया हो तो सैनिकों से अनुशासन की उम्मीद कैसे की जा सकती है? तो कहानी ये बनती है कि पाकिस्तान इसलिए जंग हारा क्योंकि उसके जनरल अय्याशी में डूबे थे। लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई है, या फिर ये एक सुविधाजनक सच था जिसने कुछ और गहरे और ज्यादा मुश्किल सवालों पर पर्दा डाल दिया? ये स्लाइड दो अलग अलग कहानियों को आमने सामने रखती है। एक है ऑफिशियल कहानी, जो सारा दोष कुछ बुरे जनरलों के निजी गुनाहों पर डाल देती है। लेकिन एक गहरी, ज्यादा परेशान करने वाली कहानी भी है, सेना की क्रूरता की,
नेताओं की सियासी गलतियों की और एक ऐसे देश की जो शायद हजारों मील की दूरी की वजह से कभी एक रह ही नहीं सकता था। तो असल बात यह है कि शराब और औरतों की इस कहानी ने एक सियासी मकसद पूरा किया। इसने हार का ठीकरा कुछ लोगों पर फोड़कर पूरे सिस्टम को बचा लिया। देखिए, ये कहना हमेशा आसान होता है कि हमारे जनरल शराबी थे, बजाय ये कबूल करने के कि हमारी नीतियां गलत थीं और हमारी सेना ने जुल्म किए थे। और अंत में हुआ क्या? क्या किसी को सजा मिली? नतीजा लगभग कुछ भी नहीं। कमीशन ने मुकदमों की सिफारिश की, लेकिन किसी पर मुकदमा चला ही नहीं। याहिया खान को चुपचाप नजरबंद कर दिया गया, नियाजी को बस रिटायर कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात, जिस रिपोर्ट ने इन सच्चाइयों को खोला था, उससे दशकों तक जनता से छिपा कर रखा गया। आखिर में संस्था ने खुद को बचा लिया। और आखिर में ये एक लाइन शायद सब कुछ कह देती है। 1971 की हार सिर्फ एक फौजी हार नहीं थी, ये एक नैतिक और सियासी संकट था जिसके झटके आज भी महसूस किए जाते हैं। असली कहानी ये नहीं है कि याहिया खान नशे में थे, बल्कि ये है कि उस हैंगओवर से देश आज तक पूरी तरह से उभर नहीं पाया है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या इतिहास की मुश्किल सच्चाइयों को दबा देने से वो कभी गायब होती हैं?